अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. We are going to study today Rutherford's atomic model, which is on page number 31 of your textbook. इससे पहले हम लोग एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, विच इज जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग थ्योरी, और उसमें हमने कहा था दैट एटम इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. एटम के अंदर जो मेजर हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्जेस का है, जबकि छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स दे आर स्टक इनसाइड इट. लेकिन तब तक जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर्ड थे, जैसे ही न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, रदरफोर्ड ने कहा कि अब इसका मतलब है कि ये न्यूट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अब तो एक न्यू फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गया है. सो इसी चीज को फर्दर स्टडी करने के लिए दो और साइंटिस्ट के साथ इन 1911 रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. फॉर दिस पर्पज अभी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बारे में सोच ही रहा था, तो उसके साथ साथ रदरफोर्ड एक और चीज पे काम कर रहा था, विच वॉज ऑन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली ब्रेक करते रहते हैं और उसके बदले में कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई और चीज, कोई पार्टिकल अपने में से रिलीज करते रहते हैं. So he was studying with radioactive elements. तो उसने एक लेड के कंटेनर में, एक बॉक्स में जो कि लेड का बना था, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रख के अपनी अलमीरा में, अपनी अलमारी में उसको रखा. तो उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स थी. वो जो जब बाद में कुछ दिनों बाद जब उसने उस बॉक्स को निकाला तो उसने चेक किया कि उसकी जितनी भी फोटोग्राफ्स थी वो सारी की सारी खराब हो गई, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में से कुछ रेडिएशंस निकली, कुछ रेज निकली, कोई पार्टिकल्स निकले जिन्होंने उसकी फोटोग्राफ्स को खराब कर दिया. तो इसके जरिए से उसने अंदाजा लगाया कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, और उनमें से जो चीज इसने स्टडी की वो थी अल्फा पार्टिकल्स. सो लेट्स सी. सो ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल सोर्स, जो कि किससे आया, रेडियम एंड पोलोनियम, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसको उसने इस्तेमाल किया अल्फा पार्टिकल्स के लिए, और एक लेड कंटेनर जिसमें एक छोटा सा होल है, इस होल में से ही अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे. अब अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आए हैं, रेडियम एंड पोलोनियम से, एंड दीज आर वेरी हाई एनर्जी एंड हैवियर एटम्स. और ये अगर हम जे थॉमसन की जो थ्योरी है, ये प्लम पुडिंग थ्योरी, कि एटम का ज्यादातर हिस्सा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स बहुत उसके अंदर छोटे छोटे स्टक्ड हैं, तो चूंकि अल्फा पार्टिकल्स दे आर हाई एनर्जी एंड दे आर हैवियर, तो वो एटम के अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा. तो इस वजह से उसने अल्फा पार्टिकल का सोर्स यानी कि रेडियम एंड पोलोनियम उसको इस्तेमाल किया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, और साथ ही एक उसने गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की. गोल्ड फॉइल ही क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर उसने टोटल 1000 एटम्स की एक मतलब छोटी सी लेयर यूज की, ताकि बहुत मोटी भी नहीं यूज की कि अल्फा पार्टिकल्स रास्ते में से ही रुक जाए, ना ही बहुत बारीक यूज की कि वो बिल्कुल स्ट्रेट आसानी से पास कर जाए. सो ही यूज्ड अ गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर, और इस रिजल्ट को चेक करने के लिए उसने एक स्क्रीन ली, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, कि अगर इसमें कोई भी चीज यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जब ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ जाके टकराएंगे तो चमक पैदा करेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ कहाँ गए हैं. अब आइडियली होना क्या चाहिए था प्लम पुडिंग थ्योरी के हिसाब से, कि ये जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप में अब हमने यूज किया अल्फा पार्टिकल का सोर्स, और प्लम पुडिंग थ्योरी में कहा था कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, के सारा एटम में पॉजिटिव हिस्सा है और उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स छोटे से हैं. तो इस गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम्स हैं, तो प्लम पुडिंग थ्योरी के हिसाब से अल्फा पार्टिकल्स को बिल्कुल स्ट्रेट चले जाना चाहिए और जाकर जो है हमारे डिटेक्टर, हमारे फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ जाकर टकराना चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स दे आर हैवी, तो वो उसके अंदर से बिल्कुल सीधे पास कर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा. तो इस हिसाब से ये बात और ज्यादा प्रूव हो जाएगी कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी है वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो असल में क्या रिजल्ट्स डिड्यूस हुए, उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे पास कर गए, एज यू कैन सी हियर, कि जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन में से कुछ जो है बिल्कुल सीधे पास कर गए, लेकिन कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट कर गए, साइड्स पे गए, सीधे नहीं गए, और कुछ जो है वो बिल्कुल रीबाउंस हो गए, टकरा कर वापस आ गए.
तो प्लम पुडिंग थ्योरी ने तो ऐसा नहीं कहा था। तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस इसने की, एक तो ये कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर गए हैं, कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल सीधा गुजर गए, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो टकराकर वापस आ गए। अब ये बात प्लम पुडिंग थ्योरी को प्रूव नहीं करती थी। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब अभी ये काम चल रहा था, तो रदरफोर्ड ने ये बात कही कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी है वो गलत है, क्योंकि प्लम पुडिंग थ्योरी के हिसाब से अल्फा पार्टिकल्स सारे के सारे सीधे गुजर जाने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो पता चला कि सारे सीधे नहीं गए, कुछ सीधे गए, कुछ ने डिफ्लेक्शन की और कुछ जो है वो बिल्कुल टकराकर वापस आ गए। सो रदरफोर्ड ने एक गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो ये देखना चाह रहा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और साथ ही न्यूट्रॉन का इतना इश्यू नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो वो चाहे जहां मर्जी हो। मेजर इशू है पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से एटम तो हर 2 मिनट बाद टूट जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो एटम टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एटम बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो इसी चीज को स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड ने गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट यूज किया। उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स कहां से आए? रेडियम एंड पोलोनियम से। और उसका हमने कल भी सिंबल पढ़ा था, क्या? हीलियम न्यूक्लियाई, He42। तो और साथ में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल यूज की, जिसमें टोटल एटम्स कितने हैं? 1000 एटम्स, यानी कि जस्ट 2 लेयर ऑफ एटम्स है, और उसकी यानी कि थिकनेस कितनी हुई? 0.00004 सेंटीमीटर। और ये जो हमारे रेडियम एंड पोलोनियम है, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए, हमने कल भी डिस्कस किया था, दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, और वो मैटर में से किसी भी एटम में से थोड़ी देर दूर तक जो है वो जा सकते हैं। तो उसने एक जो इसका रिजल्ट था वो हमने किस में चेक किया? एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर, जिसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा कवरिंग लगाई है जिंक सल्फाइड की, ताकि जो भी रिजल्ट हो बड़ा क्लियरली हमें नजर आ सके उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, कि जहां जहां अल्फा पार्टिकल्स टकराएं वहां वहां चमक पैदा हो, तो हम अंदाजा लगा सके कि ये इस एरिया में अल्फा पार्टिकल्स आए हैं। तो जब जो है वो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो जो बातें जो उसने चीजें ऑब्जर्व की, तो वो उस ऑब्जर्वेशन ने ये बताया कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी है वो गलत है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि टोटल उसके पास 20,000 पार्टिकल्स उसमें से, यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स थे, जिनमें से तकरीबन सारे के सारे बिल्कुल सीधे चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये देखें, मोस्ट पार्टिकल्स दे हैव पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे गुजर गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिसने जो है वो डिफरेंट एंगल्स पर, डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट डायरेक्शन से जो ये पार्टिकल्स थे डिफ्लेक्ट होकर किसी चीज के साथ अंदर से टकराकर ये जो है वो अपनी ओरिजिनल पाथ से हट गए। जाना उनको सीधा चाहिए था, लेकिन रास्ते में कोई चीज होने की वजह से जिससे वो टकरा गए और उन्होंने मुख्तलिफ किसी और रास्ते चले गए। और इसी तरह से कुछ जो है वो बिल्कुल वापस आ गए, जो कि इसके दरमियान से सेंटर से टकराए और वो बिल्कुल वापस आ गए, रीबाउंस हो गए। तो इन 3 पॉइंट्स ने, इन जो मेन 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस ने इस बात को जो है वो प्रूव किया कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी है वो गलत है, क्योंकि प्लम पुडिंग थ्योरी में ये था कि एटम जो भी अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था। So a major short question comes, how Rutherford proved plum pudding theory to be wrong? कि रदरफोर्ड ने कैसे उसको गलत बताया? तो जे थॉमसन के जब उसने कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करके उसने ये बताया कि सारे एटम्स के अंदर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉन्स, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आपस में ऐसे होते हैं जैसे सूप के अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे एक पुडिंग के अंदर प्लम होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने जब गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने बोला कि ज्यादातर हिस्सा एटम का एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि जैसे अब आप एग्जांपल ले लें, ये एक कॉटन बॉल है, इस कॉटन बॉल के सेंटर में मैं अगर एक मोती, एक बीड रख दूं, तो अब अगर हम इसमें से कोई चीज, अगर मैं इसमें से एक नीडल पास करूं, तो ऑब्वियस बात है कॉटन वाले हिस्से से नीडल बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी। हर जहां तक हम लोग जो है वो नीडल, इस कॉटन वाले हिस्से में से हर जगह से नीडल बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी। लेकिन जब नीडल इस बीड के पास आएगी तो वो ऑब्वियस बात है इसके अंदर से पास नहीं कर सकेगी, इस बीड में से, इस बीड से टकराएगी बार बार। तो उसी ने कहा कि ये जो इसने जो इसका एक्सपेरिमेंट था इसमें भी ऐसा ही हुआ, ज्यादातर हिस्से में से जो है वो पार्टिकल्स चले गए, जिसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, एम्प्टी है।
जबकि कुछ जैसे कि नीडल की भी हमने एग्जांपल ली कि वो दरमियान से जाकर टकरा रही थी उस बीड के साथ जाके, तो एटम में भी ऐसा ही था कि जो उसके साथ जाकर टकराए वो रीबाउंस हो गए। तो उन्होंने इससे अंदाज़ा लगाया कि जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली है और दरमियान में एक छोटा सा बहुत ही हार्ड पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है जिससे हर चीज़ टकराकर डिफरेंट एंगल्स पे जा रही है। और इस रिजल्ट्स के बेस पे रदरफोर्ड ने ये बात जो है वो प्रूव की कि प्लम पुडिंग थ्योरी गलत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सो यू शुड राइट दीज आंसर्स ऑन योर नोटबुक। राइट द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑन योर नोटबुक। So for today you learned the Rutherford atomic model, जिसमें से आपको MCQs के लिए इस बात का मालूम होना चाहिए कि अल्फा जो गोल्ड फॉइल है वो कितनी थिक है, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट किसने किया, रेडियम एंड पोलोनियम ने, और अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली में है क्या, हीलियम न्यूक्लियाई। रिजल्ट हमने किस पे चेक किए, स्क्रीन पर जिसके ऊपर कवरिंग किसकी है, जिंक सल्फाइड की। टोटल कितने पार्टिकल्स जो है वो इसमें से हमने इस प्रोसेस में हमने इस्तेमाल किए, सो वी यूज्ड अबाउट 20,000 पार्टिकल्स। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या ऑब्जर्वेशंस की, तो इसके लिए आप ये दोनों ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। इसके अलावा हाउ रदरफोर्ड चेक्ड द रिजल्ट, कि उसने अपना जो अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन थी उसने रिजल्ट कैसे चेक किया, तो उसने जो इफेक्ट था वो एक फोटोग्राफिक स्क्रीन पर चेक किया। और इसी तरह व्हाट वाज द सेटअप, के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सेटअप क्या था, तो उसमें आप ये सारा टॉपिक लिखेंगे। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, डायग्राम आपने बनानी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।